हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में जो अपनी सीरीज़ चल रही है एमपी पटवारी परीक्षा 2017 के पुराने क्वेश्चन पेपर मैथ्स की, उसको कंटिन्यू रखेंगे। और आज के वीडियो में 9 दिसंबर 2017 के सेकंड शिफ्ट के 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर होंगे क्वेश्चन नंबर 21 to 30, जो कि मैथ्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो चालू करते हैं। और इसके पहले मैंने जो मॉर्निंग शिफ्ट है 9 दिसंबर की, उसके 2 वीडियो थे, वो दोनों पूरे 20 क्वेश्चन उसमें कवर कर लिए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड सो दैट इट्स सर्कमफ्रेंस इंक्रीजेज बाय 5%, देन द एरिया इंक्रीज बाय व्हाट परसेंटेज। एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ती है कि उसकी परिधि में 5% की वृद्धि होती है, तब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो बेसिकली एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। एक सर्कल है और सर्कल की जो त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब रेडियस, वो इस प्रकार बढ़ती है कि रेडियस बढ़ने पे परिधि में 5% की वृद्धि होती है। तो क्वेश्चन चालू करने से पहले एक फैक्ट आपको बताना जरूरी है कि रेडियस और सरकमफ्रेंस, रेडियस मतलब त्रिज्या और सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस मतलब जो बाहर का भाग रहता है। जैसे सपोज ये गोला है, सर्कल है ये, तो ये जो पार्ट है ये सरकमफ्रेंस है, और यहाँ से यहाँ तक जो भाग रहेगा वो रेडियस का रहेगा। ये आपको बेसिकली पता होगा। तो फैक्ट ये है कि इनका रिलेशन है जो रेडियस और सरकमफ्रेंस के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब ये है कि अगर रेडियस 5% से बड़ा है तो सरकमफ्रेंस भी 5% से बढ़ेगा। और सेम इसी केस में होगा कि अगर सरकमफ्रेंस 5% से बड़ा है तो रेडियस भी 5% से बढ़ेगा। समझ गए? आई होप आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन चालू करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि त्रिज्या इस प्रकार बढ़ती है कि परिधि में 5% की वृद्धि होती है। कहने का मतलब ये है कि परिधि में 5% की वृद्धि, इसका मतलब ये है कि त्रिज्या में भी 5% की वृद्धि हुई होगी, क्योंकि उनका रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ जरूर बढ़ेगी। ठीक है, और फाइंड आउट क्या करना है कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो क्या करते हैं, ओरिजिनल मतलब त्रिज्या बढ़ने से पहले की रेडियस ले लेते हैं। रेडियस मतलब त्रिज्या, इसको ले लेते हैं 100। ठीक है, तो अगर रेडियस या त्रिज्या 100 है, आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, बाकी 100 लेने से कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो क्या है कि अगर रेडियस 100 है तो इसका सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा। एरिया का फार्मूला लगा देते हैं। तो फार्मूला है πr²। ठीक है, ये फार्मूला है क्षेत्रफल सर्कल का। तो इसमें वैल्यू जब पुट करेंगे तो पाई का पाई रहेगा और r² का क्या हो जाएगा 100 × 100। ठीक है, ये ओरिजिनल वैल्यू है, बढ़ाने से पहले की वैल्यू है। ठीक है, ये बात याद रखना। तो इसको जब फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पाई × 100 × 100 हो जाएगा 10,000। ठीक है, अब इसको यहाँ तक रहने देते हैं और दूसरा इक्वेशन देखते हैं कि 5% बढ़ाने के बाद। यहाँ पे एक बात कंफ्यूज मत होना कि सरकमफ्रेंस 5% बढ़ने की बात हो रही है, पर मैंने जैसे आपको बताया कि अगर सरकमफ्रेंस 5% से बढ़ेगा तो ये बात कंफर्म है कि रेडियस भी 5% से बढ़ेगा, है ना। तो इसलिए अपन इसको इस तरीके से सोल्व कर रहे हैं। तो अभी बढ़ाने के बाद, परिधि में 5% वृद्धि करने के बाद क्या हो जाएगा, रेडियस अपना रेडियस हो जाएगा 105। ठीक है, अब जब रेडियस 105 या त्रिज्या 105 हो जाएगी तो एरिया कितना होगा, एरिया इज इक्वल टू πr²। जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पाई × 105 × 105। तो जब 105 × 105 करते हैं तो इसका आंसर आता है 11025। ठीक है, आप ये मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हो। मैंने इसको एक बार ट्राई किया था पहले, क्योंकि ये दूसरी मेथड से भी सोल्व किया जा सकता है, पर ये मेथड जो
मेरे को लगी ये बेटर है और आसान है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। तो अभी क्या ये है त्रिज्या बढ़ाने से पहले की क्षेत्रफल और ये है 5% वृद्धि के बाद की क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तो हमेशा एक बात याद रखना कि अगर वृद्धि हो या कमी हो तो हमेशा जो पहले वाली वैल्यू है ना, ओरिजिनल वैल्यू बढ़ाने या घटाने से पहले उस पे काउंट की जाती है। तो इसलिए ये जो ये जो कैलकुलेशन होगा वृद्धि का वो 10,000 पे होगा, जो कि क्षेत्रफल था रेडियस बढ़ाने से पहले का। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये है 11,025 माइनस 10,000, तो ये आएगा 1,025। अब 1,025 को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना क्षेत्रफल बड़ा है, बाकी 10,000 गुणित 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे नीचे 100 है तो ऊपर 10 के बाद पॉइंट चला जाएगा, तो इसका सिंपल सा आंसर आ जाएगा 10.25। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसलिए ये जो सी वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी इसको सोल्व करने की वो वाली भी मेथड है जहाँ पे सरकमफ्रेंस का फार्मूला लगा के सोल्व कर सकते हैं, पर उसमें कन्फ्यूजन होने के चांस थोड़े ज़्यादा हैं, इसलिए मेरे को लगा पर्सनली कि ये वाली जो मेथड है ये बहुत ही बेहतर रहेगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है अपना द फ्रैक्शन, जो लिखा हुआ है इसको मैं अच्छे से लिख दूंगा, इन लोवेस्ट फॉर्म। ये जो भिन्न है उसको न्यूनतम पदों में लिखना है। तो एक बार मैं ये भिन्न अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आसानी से दिख जाएगा। ये 4 5 3 6 भागित 4 9 और ये है 8, आई थिंक सो 8 है, जी हाँ। 9 के बाद है 8 9 और फिर 6। तो इसको कुछ भी नहीं करना है, बेसिकली आपको डिवाइड कर देना है। अगर आपको लार्ज नंबर से कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो आसानी से 2 से कर लो, 3 से कर लो, पर ये कंप्लीट नंबर मेरे को लग रहा है 9 से भी चले जाएंगे, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली 9 से कर रहा हूँ। ठीक, तो 9 45 में जाएगा 5 बार और यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये जाएगा 4 बार। ठीक है, यहाँ पे भी 5 बार जाएगा 45, बचेगा 4, फिर 5 बार जाएगा बचेगा 3, फिर जाएगा 4 बार 36 और बचेगा 3, फिर जाएगा 4 बार। फर्दर भी ये 9 से इसका डिवीजन हो जाएगा, 5 बार जाएगा बचेगा 5 और ये 6 बार जाएगा, यहाँ पे ये जाएगा 6 बार बचेगा 1 बार जाएगा तो 9 और ये आ जाएगा 5, तो ये फिर जाएगा 6 बार। अभी 56 डायरेक्टली 616 में चला जाएगा, ये 1 बार जाएगा और ये जाएगा 11 बार। तो आंसर इसका ए आ जाएगा 1/11। ठीक है, ये इस प्रकार लिखा गया है, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ये सिंपली लोवेस्ट फॉर्म में न्यूनतम पदों में लिखना है। आप किसी भी नंबर से डिवीजन कर सकते हो, अगर आपको डिफिकल्टी है बड़े नंबरों से तो 2 से कर लो, 3 से कर लो, जो भी जाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है इस प्रकार के। और एक बार और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसको मैंने नहीं लिया है, क्योंकि जो व्यापम के पुराने पेपर में अगर आप देखोगे तो वो वाला क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया था व्यापम द्वारा। हालांकि उसका आंसर आ रहा था, पर शायद उसके लैंग्वेज में, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए व्यापम ने उसको कैंसिल किया था। तो इसलिए मैं वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व नहीं कर रहा हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है 4 भागित 5 कितना होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला, बेसिकली डिवाइड ही करना है, कुछ करना ही नहीं है। 4 को 5 से भाग दे दो। ठीक है, अभी 4 तो 5 में जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा और जाएगा ये 8 बार 40। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0.8। ठीक है, यहाँ पे आगे 0 लगा सकते हैं, आप सबको पता होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 100 गुणित, ये कुछ नंबर दिए गए हैं, इनको गुणा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन नंबरों को अच्छे से बड़े फॉर्म में मैं लिख लेता हूँ ताकि आसानी से ये दिख जाएंगे। तो 100 गुणित 0.0967 गुणित 1000 गुणित 9.4
6 7 गुणित 10 गुणित 967 इज इक्वल टू वोट। सो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ से जीरो यहाँ से हटेगा तो यहाँ से पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, जैसे यहाँ से ये वाला, पर ये वाला थोड़ा कन्फ्यूजन कर सकता है, इसलिए क्या करते हैं इसके डिनोमिनेटर अपन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 गुणित यहाँ पे जीरो पॉइंट के बाद 4 डिजिट है 1 2 3 4, तो ये क्या आ जाएगा 0 9 6 7 भागित 1 2 3 4, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 नंबर थे 0 9 6 7, तो इसलिए यहाँ पे नीचे 4 जीरो आए। ठीक है, और ये 1000 का 1000 रख लेते हैं। फिर यहाँ 9 के बाद 2 पॉइंट 9 के बाद पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं ये वाली, तो इसलिए नीचे क्या आ जाएगा 2 जीरो, तो 100 आएगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। फिर गुणित 10 और फिर गुणित है 967। अब बेसिकली बहुत ही आसान हो जाएगा ये। अब एक बात याद रखना, ये वाला जो ज़ीरो है ये वाला, ये कभी काउंट नहीं होता है, क्योंकि ये संख्या के आगे जब जीरो तो लगा हो तो आप सबको पता होगा कि इसका कुछ वैल्यू नहीं रहता है, तो इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ फिलहाल, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो ज़्यादा। ठीक है, तो अभी डायरेक्टली कैंसिल कर देते हैं यहाँ से, जैसे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो से चले जाएंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे, फिर ये 0 से ये चला जाएगा और ये 0 से ये चला जाएगा। तो आखिर में बचा क्या है 967 गुणित 967 गुणित 967। तो बेसिकली जब गुणा में है तो आप डायरेक्टली इसका इस प्रकार से लिख सकते हो 967 टू द पावर 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 967 टू द पावर 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बेसिकली आपको गुणा करना आना चाहिए, बाकी और कुछ इसमें दिक्कत है नहीं। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 64 टू द पावर -2/6 इज 64 टू द पावर -2/6 का मान क्या है। तो इसको मैं थोड़े बड़े अक्षर में लिख लेता हूँ। 64 टू द पावर -2/6। अभी जो 64 है, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक बात आपको याद रखनी होगी, ये 64 है, इसको किसी ना किसी तरीके से कोई पावर में आपको लिखना होगा, जब भी ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो पाएगा। तो अगर आपको इसमें थोड़ी डिफिकल्टी हो रही होगी तो कैसे, तो इसका क्या फैक्टराइजेशन आप कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, तो ये जाएगा 2 से जाएगा 32 बचेगा, फिर 2 से जाएगा तो 16 आएगा, फिर 2 से जाएगा तो 8 आएगा, फिर 2 से जाएगा तो 4 आएगा, फिर 2 से जाएगा तो 2 आएगा, और फिर 2 से जाएगा तो 1 आएगा। तो कितने 2 हुए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है 2 टू द पावर 6 टू द पावर -2/6। अभी एक प्रॉपर्टी है जो कि है a m टू द पावर n अगर रहता है तो क्या हो जाता है a m मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, तो इसका क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 6 गुणित -2 टू द पावर 6। तो इसमें यहाँ से 6 से 6 डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2 टू द पावर -2। जब इस प्रकार, अब ये वाला आंसर भी क्वेश्चन में रह सकता है, पर अधिकतर क्या होता है कि जब जो पावर हो माइनस में आंसर में नहीं दी हुई रहती है, तो इसको इसलिए अपन को पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करना रहता है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको बताऊं भी। अभी जो ये संख्या है ये है 2 -2/1। ठीक है, तो ये जो मेन संख्या है ये वाली, ये पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको उल्टा कर देना पड़ेगा, मतलब जो अभी दो अभी न्यूमरेटर में है जो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा 1/2 टू द पावर 2। ठीक है, इस प्रकार से ये जो पावर है ये पॉजिटिव पावर हो जाएगी। जब इसको फर्दर आप सोल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये वाला बी जो आंसर है ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर टू दैट ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल इज। एक सेकेंड गाइस। एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के अनुपात होगा। सो बेसिकली एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। क्या पूछा गया है, एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात उसके
विकर्ण पर खींचे गए वर्ग से अनुपात होगा। ठीक है, तो एक बार वर्ग अपन बना लेते हैं। यहाँ पे वर्ग मतलब स्क्वायर होता है। ठीक है, ये बन गया अपना स्क्वायर। थोड़ा रेक्टेंगल दिख रहा है, बाकी इसको स्क्वायर मानना। ठीक है, अभी इस एक बीच में एक डायगोनल भी है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो ये स्क्वायर है ए बी सी डी, इसका रेशियो, इसके एरिया मतलब इसके क्षेत्रफल का रेशियो, यहाँ पे जो स्क्वायर बनेगा अपना ये वाला विकर्ण पे जो स्क्वायर बनेगा, ये जो स्क्वायर है उसके एरिया के अनुपात में बताना है अपन को। ठीक है, सो फिलहाल क्या मान लेते हैं, ये जो ये वाला जो ये रेड कलर में स्क्वायर है, इसकी एक साइड अपन मान लेते हैं ए, तो सबकी सब साइड ए आ जाएगी। ठीक है, अगर साइड ए है तो डायगोनल का फार्मूला आप सबको पता होगा। डायगोनल क्या हो जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, √2 चला जाएगा। ये फार्मूला है, सबको पता होगा बेसिकली। ठीक है, तो डायगोनल, अगर डायगोनल ए √2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अपन ने नया स्क्वायर बनाया है उसकी ये वाली तो एक साइड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबकी सब साइड ए √2 आ जाएगी। ठीक है ना, समझ आ रहा है आपको? आई थिंक सो, है ना। तो सबकी साइड ए √2 हो जाएगी। तो अपन को क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है जो रेड वाला स्क्वायर है उसका जो ब्लू वाले स्क्वायर है उसके साथ में। ठीक है, एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा जो रेड वाला स्क्वायर है उसका, और जो डायगोनल पे बना स्क्वायर है उसका एरिया क्या हो जाएगा, ए √2 स्क्वायर, क्योंकि ए √2 तो साइड थी और एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ से जब फर्दर अपन सोल्व करते हैं तो ए और ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए × 2 बचेगा। ठीक है, तो सॉरी ए स्क्वायर बचेगा, क्योंकि स्क्वायर 2 का स्क्वायर रूट खत्म होगा, ए के साथ तो स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, बिल्कुल आपको ये पता होगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, ऊपर एक बच्चा है अभी, तो 1/2 इसका आंसर आएगा। तो इसको 1/2 को 1:2 भी लिखा जा सकता है, इसलिए इसका आंसर आएगा 1:2, जो कि आंसर बी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, इक्वेशन दिया गया है, इसको मैं और अच्छे से थोड़ा लिख दूंगा अभी। ठीक है, इक्वेशन क्या दिया गया है, px = x² - 2x + 3 ये दिया गया है। और पूछा गया है कि अगर p की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा। सपोज अभी p की वैल्यू x है तो ये बना रहा है, x की जगह पे सिंपली अपन को 1 रखना है, क्योंकि यही पूछा गया है क्वेश्चन में कि px = इतना है तो p1 = कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल है इसका, जहाँ पे भी x है वहाँ पे p लगा दो, 1 लगा दो, सॉरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1² - 2 × 1 + 3, तो ये हो जाएगा 1² का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये -2 ही रहेगा और ये +3 रहेगा। अभी ये हो जाएगा 1 और 3 + 4 या -2 + 4। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएंगे, 1 और 3, और इसका आंसर आएगा +2 आएगा। तो ये वाला बी है जो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर, सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 0.013? 0.013 का वर्ग क्या है? तो कोई भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, बेसिकली उसी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2 का वर्ग क्या होगा, तो 2 × 2 = 4, ये इसका वर्ग होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार भी इसको ही सोल्व कर सकते हैं आसानी से, पर इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी है, वो आपको बताऊंगा अभी। जैसे यहाँ पे नंबर क्या है, 0.013 × 0.013, ये बिल्कुल सही है कि अगर अपन इसको इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वर्ग आ जाएगा। तो फिलहाल क्या करते हैं, ये पॉइंट के बाद ये पॉइंट हटाने के लिए नीचे अपन 0 लगा देंगे ताकि इसका पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 3 संख्याएं हैं, तो ये होगा 013 भागित 1000 आ जाएगा, 3 0 आ जाएंगे, मतलब पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं हैं उतने 0 नीचे लगाना पड़ेगा। ये भी हो जाएगा 0.13 भागित 1000।
अभी ये वाला जो 0 है उसका कुछ मतलब नहीं, इसलिए मैं फिर से इसको रब कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना बचे, क्योंकि आगे 0 आता है उसका कुछ मतलब नहीं रहता है। पर यहाँ पे इसलिए पॉइंट के बाद 0 था इसलिए यहाँ पे नीचे 3 0 आए, ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब है। बाकी यहाँ पे जो आगे आ गया तब इसका मतलब कोई नहीं है। तो इसको जब सोल्व करते हैं फर्दर तो क्या हो जाएगा, 13 × 13 हो जाएगा 69, और 1000 × 1000 हो जाएगा 6 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 0 हो गए। अब क्वेश्चन में तो आंसर इस प्रकार से दिया हुआ नहीं है, कहने का मतलब ये है कि जो ये नीचे डिनोमीटर है इसको अपन को हटाना पड़ेगा। तो जब ये 0 हटाएंगे तो पॉइंट आगे बढ़ जाएगा। सपोज अभी पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, ये संख्या कुछ इस प्रकार है, तो नीचे कितने 0 हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 0 है, तो ये पॉइंट है ना, ये 6 डिजिट आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 3 डिजिट तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो अपन और डिजिट बढ़ाते हैं, ये 4 डिजिट हो गई, ये 5 डिजिट हो गई, और ये 6 डिजिट हो गई। तो ये पॉइंट है, ये 6 डिजिट आगे आ जाएगा क्योंकि नीचे 6 0 है, ठीक है। अब आई होप आपको ये समझ आया होगा बेसिकली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.000169, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी आगे ये 0 लगा सकते हैं, इसका कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये वाला इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द एवरेज, औसत ज्ञात करो। तो ये तो आपसे आसानी से सोल्व हो जाएगा, इसको मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ। इसका आंसर शायद 40 है, एक बार आप चेक जरूर कर लेना। इसको बेसिकली क्या करना पड़ता है, ये जो संख्याएं हैं इनको जोड़ के कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 से विभाजित कर देना। तो क्या हो जाएगा, 44 + 57 + 41 + 28 + 30/5। तो इसका आंसर शायद 40 आएगा। अगर गलत हो तो आप चेक कर लेना, इसमें कुछ समझाने की जैसी बात है नहीं, ठीक है। तो ठीक है, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं कोशिश करूँगा कि पटवारी के जितने भी क्वेश्चन हैं मैथ्स के, वो कंप्लीट सॉल्यूशन आपके लाऊंगा। ये सीरीज़ चलती रहेगी, ठीक है, और रेगुलर डेली बेसिस पे 1 या 2 वीडियो आते रहेंगे। तो मेरा मानना है कि कम से कम 20 से 25 दिन में ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए मैथ्स के प्रिपरेशन में, और आपको एक पैटर्न भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि अगर मेरे को लगता है कि लोग बाग देख रहे हैं कि किसी को फ़ायदा हो रहा है, जब भी मतलब टाइम निकाल के वीडियो बनाता हूँ मैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस।